मार्केट स्टॉक मार्केट काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अदर एशियन पीयर्स, और खास करके कोरिया ताइवान जैसे मार्केट। और फ्रिक्वेंटली ये टॉक सुनने में आ रही है कि वहाँ के स्टॉक कैसे बढ़ रहे हैं रोज, और वहाँ के मार्केट कैप कितने जल्दी बढ़ रहे हैं। तो हमने थोड़ा डेटा कंपाइल किया है कि इस अंडर परफॉर्मेंस का क्या रीजन है। तो मेनली हमको समझ में आ रहा है कि तीन चार रीजन है इसके। एक तो इंडिया के जो वैल्यूएशन थे वो जो रन अप आया था सितंबर 2024 में टॉप बनने से पहले, तो काफी बड़ा रन अप आया था। और इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो कंटिन्यूस 10 साल पॉजिटिव रिटर्न उन्होंने दिया है। तो एक वैल्यूएशन काफी हाई हो गए थे 1.5 2 साल पहले जो तक जो रन अप आया था। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर चला है और एआई में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इंडिया में ऐसे कोई बड़े स्टॉक नहीं है जिस जो एआई के प्ले में बड़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो एक वो इम्पैक्ट है, और कंटिन्यूअस एफआई आउटफ्लो है। ये हमारे हिसाब से मेन रीजन है। तो इनको एक थोड़ा सा समझते हैं। ये एक जो फर्स्ट ग्राफिक है ये बता रहा है कि डॉलर टर्म्स में इंडिया का रिटर्न जो दूसरे मार्केट्स के कंपैरिजन में कैसा रहा है। डॉलर रिटर्न मतलब जो एब्सोल्यूट हमारे मार्केट ने किया है उसमें करेंसी का भी फैक्टर जोड़ देते हैं। तो निफ्टी 50 है वो करीबन 15% डाउन रहा है। तो इसमें आप निफ्टी का लास्ट 1 ईयर का 5-6% का अंडर परफॉर्मेंस जोड़िए, और उसमें करेंसी का 9-10% का डेप्रिसिएशन जोड़िए। तो अगर डॉलर टर्म्स में ये जो रिटर्न है वो करीबन 15% नेगेटिव होने जा रहे हैं। मतलब किसी एफआईआई ने इंडिया में लास्ट 1 साल में इन्वेस्ट किया हो तो उसको निफ्टी का 5% का गिरावट तो हुई है, पर सामने रुपी जो डॉलर के सामने डेप्रिशिएट हुआ है 10%, तो उसके इन्वेस्टमेंट को 15% की मार पड़ी है। सामने अगर कॉस्पी यानी कि कोरिया के इंडेक्स की बात करें तो उसमें 180% का पॉजिटिव रिटर्न देखा गया है। ताइवान में 84% का, इंडोनेशिया में 7% का डाउन। तो क्लियरली जो इंडिया का मार्केट है वो बाकी उसके एशियन पीयर्स हैं उसको काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और इवन मोर सो इन डॉलर टर्म्स। और इसी के चलते अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 महीने में इंडिया जो यूएस चाइना जापान हांगकांग के बाद पांचवें क्रम पे आ रहा था मार्केट कैप के टर्म्स में। अभी ताइवान और रिसेंटली 2 दिन पहले साउथ कोरिया, ये दोनों ही हमसे मार्केट कैप के टर्म्स में आगे निकल गए हैं। $5 ट्रिलियन के पार निकल गए हैं ये दोनों ही मार्केट, और इंडिया करीबन 4.84 ट्रिलियन के आसपास ये मार्केट कैप ट्रेड कर रहा है। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनमें एआई से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनका बहुत बड़ा शेयर है। जैसे कि एक कंपनी है एसके हाइनिक्स जो सेमीकंडक्टर और ये मेमोरी से रिलेटेड कंपनी है। तो उस अकेले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन के पार निकल गया है। तो काफी कम स्टॉक्स हैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट्स को लीड कर रहे हैं। पर ये फैक्टर जो है एआई से रिलेटेड वो मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं इस अंडर परफॉर्मेंस में इंडिया के, और ताइवान और साउथ कोरिया के आउट परफॉर्मेंस में। दूसरा जो फैक्टर है एफआईआई का बहुत बड़ा आउटफ्लो चल रहा है। 2026 में अभी तक हम देखें तो करीबन $24 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। तो $1 बिलियन मतलब 9,500 करोड़ अगर पकड़ते हैं तो करीबन आप समझिए करीबन ये जो आउटफ्लो है वो 2,28,000 करोड़ का होने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा एफआई का आउटफ्लो हमने देखा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तीसरा जो मैंने बताया कि अर्निंग्स जो थे इंडिया के वो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए थे। बहुत बड़ा रनअप जो 2024 के सितंबर तक हमने देखा। अगर इस ग्राफिक में अगर आप देखें तो इंडिया का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 2024 में जो 17% था, 25 में वो घट के 8% रह गया, 26 में 2%, और 27 की एक्सपेक्टेशन 16% की है। और सामने अगर साउथ कोरिया का आप देखें तो ये जो एआई की बूम्स के चलते सिलेक्टेड कंपनीज को फायदा हो रहा है, और उनका एक बड़ा वेटेज है साउथ कोरिया के मार्केट में। तो उसके चलते उसके आप देख रहे हैं कि अर्निंग एस्टिमेट कैसे बड़े हैं। सिमिलरली ताइवान के जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। तो ये भी एक रीजन है
एफ आई के जो नाराजगी का या इंडिया के मार्केट के अंडर करने का। अब एक एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जिसको काफी बड़े इन्वेस्टर और फंड ट्रैक करते हैं, और उसमें जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो रीजिक करते हैं, किसी कंट्री का अलोकेशन घटाते या बढ़ाते हैं। तो अगर आप ये देखिए Q4 24 में इंडिया का अलोकेशन इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 19.4 था, वो अभी धीरे धीरे घट के 12% रह गया है। चाइना का 27.8% से घट के 19% आया है। पर फायदा किसको हुआ है, तो ताइवान और कोरिया का अगर आप देखें तो 20% से लेके ताइवान का अलोकेशन है वो 25% तक चला गया है वेट, और कोरिया का वेट 9% से लेके 19% पर चला गया है। तो क्लियरली इंडिया और चाइना में से जो पैसा निकल रहा है वो ताइवान और कोरिया की तरफ गया है। अब आ जाते हैं अपने जो निफ्टी के व्यू की ओर। तो ये जो है वो निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो एक मार्च में हमने बहुत बड़ा फॉल देखा, और अप्रैल में ये जो कैंडल है ब्लू कलर की, वो एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। तो ये जो रिकवरी थी, एग्जैक्टली ये जो लाइन आप देख रहे हैं वो निफ्टी का 20 महीने का मूविंग एवरेज है। तो 24 600 का जो टॉप बना था वो एग्जैक्टली इस मूविंग एवरेज पे बना था। तो हमने ये बताया था कि ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ऑन द लोअर साइड हमने बताया था कि 23 106 और 22 700, जो कि इस पूरी अपमूव थी जो हमने अप्रैल में देखी थी बॉटम से लेके टॉप तक, उसके 61.8% और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वो डाउन साइड सपोर्ट का काम करेंगे। तो निफ्टी ने मई में 7 मई को एग्जैक्टली 24 482 का यहाँ पे टॉप बनाया, और फिर वहां से 23 262 का लो बनाने के बाद 23 548 पे क्लोज दिया। तो पूरे महीने की बात करें तो निफ्टी करीबन 2% नीचे रहा। तो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि इस पूरा जो गेन हुआ था अप्रैल महीने में, उसका एक थोड़ा सा हमने करेक्शन देखा, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस भी टच हुआ था 20 मंथ मूविंग एवरेज का। तो आगे के लिए हमको ये रेजिस्टेंस ध्यान में रखना होगा। 24 600 इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जो मेरे हिसाब से और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 200 डीएमए का आएगा, और 34 वीक मूविंग एवरेज भी वहां पे है। तो ये दोनों जो लेवल्स हैं वो करीबन 24 980 24 950 के रीजन में है। तो 24 600 से लेके करीबन 24 900 950, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है जिसका क्रॉस होना ओवरऑल ट्रेंड के पॉजिटिव होने के लिए जरूरी है। ऑन द वे डाउन 23 106 22 700 जो हमने सपोर्ट बनाए थे वो अभी भी रिलेवेंट है। 23 106 रफली आज टेस्ट हुआ है। तो ये लेवल हम सपोर्ट भी ध्यान में रखेंगे। अगर 22 700 ब्रेक होता है तो निफ्टी 22 182 का जो बॉटम है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो क्योंकि ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, निफ्टी कंसोलिडेशन थोड़ा सा कर रहा है, ऊपर के लेवल से करेक्शन दे रहा है, और ये काफी सारे एफआई वगैरह की अपने बात की, तो क्लियरली जो फोकस हमारा रहा है वो इंडिविजुअल सेक्टर्स पे फोकस करने का रहा है, और वही हमारा एफर्ट रहा है कि ऐसे मार्केट में कैसे हम सेक्टर्स ऐसे यहाँ ढूंढ के लाएं जहाँ पे निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है या मार है या घटत है उसका असर कम पड़े। तो वही हम उसी कड़ी में हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स हमने रेकमेंड किया था दिवाली में। हमने इस पे एक मेटल ईटीएफ लेने की भी वन ऑफ द रिकमेंडेशन थी हमारी। तो इसमें हम कंटिन्यूअसली पिछले करीबन 7 8 महीने से इस पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और मेटल आई ईटीएफ जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मेटल ईटीएफ है वो हमने 1280 और 14 के टारगेट के लिए दिया था, और रिसेंटली इसने 29 मई को 14 रुपये 10 पैसे का हाई बनाया मेटल ईटीएफ ने। इसके अलावा रिसेंटली हमने पावर इंडेक्स पे पॉजिटिव व्यू इनिशिएट किया था। जैसे कि चार्ट में दिख रहा है, एक अच्छे करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज के बाद इसने पिछले महीनों में ब्रेकआउट कंफर्म किया, और यहाँ पे हमने पावर ईटीएफ को एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी। 8795 का हमने बीएससी पावर इंडेक्स का टारगेट दिया था, और 6800 के स्टॉप लॉस से एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी। 8573 का हाई टच करने के बाद ये करेक्ट हुआ है।
अभी भी इस पे हम ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रख रहे हैं और 7100 का रिवाइज स्टॉप लॉस रख के इस पे एक्यूमुलेट करना चाहिए पावर ईटीएफ। फार्मा इंडेक्स हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि एक ब्रेकआउट आएगा। लास्ट मंथ हमने जब बात की तब ये इंडेक्स करीबन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और हमने एक प्रीएम्प्ट किया था कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है वो क्रॉस करता है, वो तब होगी कि जब 23,500 23,600 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा। और ये ब्रेकआउट इंडीड कंफर्म हुआ और 25,043 25,043 का हाई बना के ये वहां से करेक्ट हुआ है। तो ये इंडेक्स हमको लगता है कि आगे भी इसका अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो इस पे पॉजिटिव व्यू अभी भी बना सकते हैं, होल्ड करना चाहिए पॉजिटिव व्यू। और नई पोजीशन के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए 22,600 के स्टॉप लॉस रख के। डिफेंस इंडेक्स पे भी हमारी 2-3 महीनों से बात हो रही है। अभी ये 9,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने 10,000 के टारगेट के लिए लास्ट मंथ इसको होल्ड करने की एडवाइस दी थी। 9487 का हाई बनाने के बाद ये करेक्ट हुआ है, पर ओवरऑल व्यू यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है। 8100 के स्टॉप लॉस से एक्यूमुलेट करना चाहिए डिफेंस इंडेक्स। इंफ्रा इंडेक्स हमने बताया था कि 34 मंथ मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिबाउंड हुआ है। तो 9700 9800 के साथ टारगेट के लिए होल्ड करने की हमने एडवाइस थी। तो वो अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 8426 जो मार्च का लो है उसी के स्टॉप लॉस से इसमें पॉजिटिव व्यू होल्ड कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हम इस वेबिनार में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आईटी इंडेक्स जो काफी पिटाई उसकी हो चुकी है और काफी इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो ये जो आप चार्ट अगर देख रहे हैं तो ये जो नीचे की लाइन है वो निफ्टी आईटी इंडेक्स की 100 महीने की 100 मंथ की मूविंग एवरेज है। और ये जो कैंडल है वो कोविड में जो मार्च 2020 में लो बना था, तो वो एग्जैक्टली 100 महीने की मूविंग एवरेज पे बना था। और रिसेंटली इसने लास्ट मंथ ये मूविंग एवरेज फिर से टेस्ट की है। और हम हालांकि हम ये नहीं बोल रहे कि ये फाइनल बॉटम है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। पर ये हम जस्ट ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं कि ये जो मेजर मूविंग एवरेज जहाँ पे इसने कोविड के टाइम पे सपोर्ट लिया था, तो वो लेवल अभी भी टेस्ट हुआ है। फिर से टेस्ट हुआ है, तो ये एक मेजर सपोर्ट है, वो आपके ध्यान में आना चाहिए। और जो बॉटम फिशिंग करते हैं तो वो इस लेवल को ध्यान में करके एसआईपी चालू करना चाहते हैं, या वो जिनको जो स्टॉक या इंडेक्स गिर चुके हैं उसमें इंटरेस्ट है, उसके लिए ये मैं बता रहा हूँ। ऑन द हायर साइड जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो करीबन 36,000 के आसपास आएगा। ये जो लाइन है वो 34 मंथ मूविंग एवरेज है। तो 36,000 एक बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मीनवाइल एक बड़ा सपोर्ट टेस्ट हुआ है 27,100 पे। तो दिस फिनिशेस माय पार्ट। जो भी हमने डिस्कस किए अंडरलाइंस, उसमें हमारे क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट इंडिकेट नहीं करता। और डिटेल डिस्क्लेमर के लिए आप ये लिंक विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो वीरेंद्र को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pradeep bhai. Good evening, everyone. तो लास्ट स्क्रीन बिजी है? हम्म। तो लास्ट मंथ के वेबिनार में हमने बताया था कि बैंक निफ्टी में 54,200 एक इमीडिएट सपोर्ट है, और ये लेवल बैंक निफ्टी में ब्रीच हुआ था। एंड देन द नेक्स्ट सपोर्ट जो लेवल था वो 52,778 का लेवल था। और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 52,780 इस लेवल के आसपास
गया और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक भी देखा। फिर हमने मई सीरीज के अंदर फाइनली बैंक निफ्टी 55,093 के लेवल पे क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने 23,555 का एक सपोर्ट बताया था, और वहां से निफ्टी भी ये सपोर्ट ब्रीच करके 23,262 का लो उसने बनाया। और बैंक निफ्टी के जैसे निफ्टी में भी हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा इस लेवल से, एंड फाइनली मई सीरीज में 23,913 के लेवल पे निफ्टी क्लोज हुआ। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी देखें तो जो अप्रैल सीरीज का एक स्पेक्टेकुलर रैली देखी थी हमने, उसके बाद में यू कैन से इट्स कंसोलिडेशन फेज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा हमने। एंड दोनों ही इंडाइसेस हैं वो मई सीरीज में 0.34 एंड 0.55 कट के साथ क्लोज हुए। दिस वन शोज जो ओवरऑल और निफ्टी और इंडाइसेस का जो रोल ओवर है, तो ओवरऑल रोल ओवर है वो 94% रहा कंपेयर टू 95% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इन टैंडम विद द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस। वहीं निफ्टी का यदि रोल ओवर देखें तो इट इज एट 70%, स्लाइटली लोअर देन द लास्ट सीरीज में 71% का रोल ओवर देखा था हमने। और वहीं अगर 3 मंथ और 6 मंथ एवरेजेस देखें तो उससे भी स्लाइटली लोअर है। बैंक निफ्टी का भी यदि रोल ओवर देखें तो इट इज इवन लोअर एट 75% कंपेयर टू 79% जो लास्ट सीरीज में था, एंड इवन लोअर देन द 3 मंथ एज वेल एज 6 मंथ एवरेजेस ऑफ 80 एंड 76%। ये जो चार्ट है दिस वन इज ऑफ इंडिया विक्स। यूजुअली जो ऑप्शंस के बायर होते हैं उनके लिए एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रिक्स होता है फॉर ट्रेडिंग विक्स। और लास्ट टाइम भी हमने आपके साथ ये शेयर किया था जब इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 18 के लेवल पे थे। अगर ये 16.40 का लेवल रीच करता है ये जो, बिकॉज ये जो डाउन साइड से हमने रैली देखा उसका 50%, 68.2% रिट्रेसमेंट लेवल था ये। एंड दिस वाज द इमीडिएट सपोर्ट। ये इसने ऑलमोस्ट इस मई सीरीज के अंदर इस सपोर्ट को इसने होल्ड किया ऑन क्लोजिंग बेसिस। और ऑलमोस्ट ये जो लाइन है दिस वन 34 वीक एवरेजेस है, और जो अभी 15 के लेवल पे है। और ऑलमोस्ट हमने लास्ट वीक के में इस लेवल को टेस्ट करते हुए देखा इंडिया विक्स के अंदर। बट इट इवन इंट्रा वीक के अंदर ये इस लेवल के नीचे भी गया, लेकिन फिर एक बाउंस बैक देखेंगे क्लोज अबाउट दोस लेवल। तो इंडिया विक्स में 15 का ये जो एवरेजेस है ये काफी क्रूशियल लेवल है। और ये लेवल अगर ब्रीच होता है इंडिया विक्स के अंदर देन वी कैन एक्सपेक्ट कि विक्स और कूल ऑफ हो सकती है, और उसके अंदर 14 और 13.04 जो कि 78.6% रिट्रेसमेंट है इस पूरी रैली का, और 14 है जहाँ पे 200 डीएमए है इंडिया विक्स में। तो दोज आर द डाउनसाइड लेवल टू वॉच आउट ऑन विक्स। और वहीं अपसाइड के अंदर हम देखें तो 18.81 जो कि 50% एज वेल एज ये 38.2% रिट्रेसमेंट है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे अपसाइड के अंदर। तो जैसे कि हम कहते हैं कि ओवरनाइट पोजीशंस के अंदर इट्स बेटर टू, क्योंकि जब आप बाई करते हैं तो यूजुअली ऑप्शन जो विक्स होते हैं उनका रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर विक्स इंक्रीज होती है तो दोनों ही कॉल और पुट्स के जो प्रीमियम्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। और वैसे ही अगर विक्स गिरती है, अगर वो फॉल होती है, तो दोनों ही प्रीमियम्स कॉल और पुट्स के प्रीमियम्स कैन डिक्लाइन इन दैट केस। तो इन दैट केस आपके लिए अगर ओवरनाइट पोजीशंस आप बनाते हैं तो इट्स बेटर टू हैव ए स्प्रेड स्ट्रेटेजी rather than having a plain vanilla option strategy। ये जो चार्ट है दिस वन शोज द एक्सपायरी स्नैपशॉट जो जून सीरीज कंपेयर टू मई सीरीज। तो निफ्टी का फ्यूचर का ओआई यदि हम देखें तो इट इज ऑलमोस्ट लोअर बाय 2%, एंड जून सीरीज के अंदर निफ्टी का जो फ्यूचर का ओआई है वो 1.54 करोड़ के ओआई के साथ शुरू हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ओआई देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 19% हायर है कंपेयर टू मई सीरीज, एंड इट स्टार्टेड विथ ए ओआई ऑफ 0.25 करोड़। ये जो चार्ट है दिस वन शोज द इंस्टीट्यूशनल्स का जो नेट लॉन्ग पोजीशंस रहता है सीरीज की शुरुआत में। तो दिस ब्लू बार इज फॉर एफ आई आईज एंड द रेड बार इज फॉर डी आई आईज का नेट लॉन्ग पोजीशन। तो एफ आई का जो अगर नेट लॉन्ग पोजीशन जून सीरीज की शुरुआत में देखें तो ये 16.7% है कंपेयर टू 13.1% जो लास्ट सीरीज में था। एंड इवन लास्ट अगर हम 6 मंथ एवरेजेस देखें तो इट इज हायर देन दैट 6 मंथ एवरेजेस। और वहीं एफ आई डी आई का जो नेट लॉन्ग पोजिशन देखें तो इट इज एट 67.7%।
कंपेयर टू 71.8% जो लास्ट सीरीज में था। ये जो चार्ट है ये ओपन इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है जून सीरीज के अंदर। तो ओवरऑल यदि हम जून मंथ एंड सीरीज में ओआई देखें तो हाईएस्ट ओआई है वो कॉल ऑप्शन में 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, और वहीं पुट ऑप्शन में ये ओआई है वो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस में। और वीकली सीरीज जो कि नियरेस्ट 9th जून की जो सीरीज है उसमें हाईएस्ट ओआई है वो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। और दिस डेटा इज अप टू यस्टरडे सो इट माइट हैव चेंज। और ये पुट ऑप्शन में जो हाईएस्ट ओआई हो 23,300 के स्ट्राइक प्राइस। वही स्टॉक्स जहाँ पे हमने हायर रोल ओवर देखा जून सीरीज में वो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा, मेटल, ऑयल एंड गैस एज वेल एज पावर एंड टेक्नोलॉजी। वही सेक्टर्स जहाँ पे हमने एक लोअर रोल ओवर देखा वो है ऑटोमोबाइल, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड टेलीकॉम। स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स जहाँ पे हमने एक स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है जून सीरीज में वो है नौकरी, पतंजलि, बजाज फाइनेंस, एबी कैपिटल एंड ग्लैंडमार्क। वहीं स्टॉक्स जहाँ पे वीक रोल ओवर देखा वो है लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, एंजल वन, नुवामा एंड यूनाइटेड स्पिरिट। तो ओवरऑल यदि हम ये डेटा देखें और एफआई का जो पोजीशन देखें तो 24,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहाँ पे हाईएस्ट ओआई भी है कॉल ऑप्शंस का, और काफ़ी मूविंग एवरेजेस भी यहीं पे प्लेस है। तो ये एक क्रूशियल लेवल है, और अगर इस लेवल को निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अपसाइड में 24,350, 24,600 एंड 24,950 वुड बी द लेवल ऑन द हायर साइड। वहीं डाउन साइड में आज देखें तो 23,150 जहाँ पे आज लो बना है, दैट ऑलमोस्ट ये एक गैप जो हमने 8 अप्रैल पे जो गैप अप देखा था उसका जो हायर बैंड था दैट वन वहीं पे निफ्टी ने आज लो बनाया है। सो दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट, और ये लेवल अगर ब्रीच होता है तो डाउन साइड में फिर 22,800 एंड 22,500 वुड बी द अदर लेवल टू आई। वहीं बैंक निफ्टी में देखें तो 56,350 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो 57,456 वुड बी द अदर लेवल टू आई। और वहीं डाउन साइड के अंदर 52,783 जो हमने मई सीरीज के अंदर लो बनते हुए देखा था, इवन इसी लेवल के पास में जो 8th मई को जो गैप अप हुआ था, 8th अप्रैल को जो गैप अप हुआ था उसका जो हायर बैंड था वो भी यहीं पे था। तो इन दैट केस दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट, और ये लेवल अगर ब्रीच होता है किसी कारण देन 51,000 वुड बी द अदर लेवल टू आई ऑन द डाउन साइड। Investments equity market are subject to market risks, so read all the related documents carefully before investing. Please read the detailed disclaimer by clicking on this link. Thank you, everyone. I hand over it to Neha. चलो, थैंक यू वीरेंद्र सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स रिटर्न्स की। जैसे प्रदीप सर ने आपको बहुत ही अच्छे से काफ़ी डिटेल में समझाया था कि वाई हैव द इंडियन मार्केट नॉट लिटरली मूव्ड एन इंच इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और कैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट काफ़ी अच्छे स्पीड से आगे जा रहे हैं। So here we can see that for the last month as well, it has been the case. So Nifty is down 3%, Sensex is down close to 4%. Mid caps and small caps have outperformed the benchmark indices, and they are either flat or up by 1.5%. तो ये हम देख सकते हैं इंडियन मार्केट ने ऑन अ ओवरऑल टर्म काफी ज्यादा फ्लैटिश रिटर्न्स दिए हैं, जबकि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स अगर आप देखो, कॉस्पी देखो, ताइवान देखो, तो वो दोनों 27% एंड 14% अप है इन द लास्ट 1 मंथ, एंड दैट इज नॉट only the case of outperformance in the last 1 month, but it has been the case for more than a year and a half now. So
सारे रीजंस आपको प्रदीप सर ने बताया, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट यस दैट इज द केस। एंड एशिया में निके भी जो जापान का इंडेक्स है वो भी 9% जितना बढ़ा है। आप अगर ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करो तो उसमें जो अमेरिकन मार्केट्स दे हैव आल्सो परफॉर्म्ड वेल। Nasdaq इज अप अराउंड 8%, Dow Jones is up close to 5%, S&P is up close to 6%, and the European markets are also up in the range of 1 to 3%. तो ओवरऑल आप देखो तो निफ्टी ने काफी डिसअपॉइंट किया अगेंस्ट द ग्लोबल इंडेक्सेस। एंड यहाँ पे जितने भी लिस्टेड है मेजर इंडेक्सेस उसमें सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी के साइड से ही आया है। एंड जैसे सर ने बताया कि वी आर नाउ सेवेंथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। हमारे 25% जीडीपी जितना है कंट्रीज का वो हमसे आगे चले गए हैं। तो दैट इज अ वरिंग साइन। बट अगर आप देखो तो यूके हमसे जीडीपी में बड़ा है बट वो हमसे मार्केट कैप में नीचे है। तो या इट इज अ वरिंग साइन, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड a lot of the problems are also due to the rupee depreciation, जो अगर यहाँ पे स्टेबल होता है और on the upside if uh, it comes close to 90, then it will be a big positive for the Indian markets as well. तो सॉरी, अगर हम बात करें Q4 के रिजल्ट सीजन की भी, तो इट हैज majorly been in line with what the street was estimating. डबल डिजिट का टॉप लाइन ग्रोथ था, दैट वाज अ गुड साइन, बट मार्जिन कंप्रेशन आए थे थोड़े थोड़े, एंड उसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ वाज अगेन इन द मिड सिंगल डिजिट। तो वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखो तो दी रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन हार्टनिंग 11%, 11-12% के बीच में था कुछ। बट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल के द मार्जिन सीम टू हैव पीक्ड आउट फॉर निफ्टी कंपनीज। एंड यहाँ पे आगे जाके अगर ग्रो करना है तो टॉप लाइन ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जीएसटी कट्स भी लिए गए थे, जिसके लिए हमने सॉरी हाँ जीएसटी कट्स लिए थे, जिसके लिए आरबीआई ने भी रेपो रेट कट्स किए थे। काफी ज्यादा मेजर्स उस बारे में लिए गए थे, एंड उसकी वजह से अगर आप देखो तो द टॉप लाइन ग्रोथ इज बैक टू डबल डिजिट्स, एंड इट इज अ गुड साइन। बट लॉट ऑफ द मैनेजमेंट टॉक्ड अबाउट द अनसर्टनिटी ऑब्वियसली ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर ये 90s के आसपास होवर करता, 1995 जैसा अभी है, तो the biggest pain that we'll see due to the war will be in Q1 if it lasts। अभी 2 महीने तो हो गए Q1 के भी, and still it is close to 95, so we have to be set for a painful Q1 result cycle I guess। and उसके लिए भी अगर आप देखो तो शायद मार्केट वो भी फैक्टर इन कर रहा हो, क्योंकि ये सारे इंडस्ट्रीज में से इंडिया को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ हायर क्रूड प्राइसेस। एंड उसकी वजह से भी शायद हमारा अंडर परफॉर्मेंस जो Q1 के रिजल्ट्स में आने आना आ सकता है, वो ज्यादा अभी प्राइस इन कर लिया हो मार्केट में। तो नाउ वील टॉक अबाउट अ कपल ऑफ स्टॉक्स जो ट्रू आइडिया के बास्केट में हमने ऐड करे इन द लास्ट 1 मंथ। वन ऑफ दोज बीइंग मोतीलाल ओसवाल। नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन आई गेस बिटवीन ऑल ऑफ अस। मोतीलाल ओसवाल आप सबको पता ही होगा क्या करता है। वो इक्विटी ब्रोकिंग में है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, वो वेल्थ मैनेजमेंट करता है, वो असेट मैनेजमेंट में है, हाउसिंग फाइनेंस है, प्राइवेट इक्विटी है। So the whole plethora of financial services is covered by मोतीलाल ओसवाल। एंड उसी की वजह से अगर आप देखो तो कई सारी चीज़ों में उसने बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाई इन द लास्ट 1 or 2 years। एंड इट ऑल्सो हैज हिज ओन ट्रेजरी बुक, जो वो खुद इन्वेस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में, एंड उसका भी जो इनकम आता है जो स्टॉक्स का अप्रिसिएशन आता है उसके इनकम में आगे जाता है। तो गोइंग स्टेप बाय स्टेप द asset management business is the major contributor to its profitability। वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 33%, दैट इज 1/3 ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट। तो जो दूसरा नंबर आता है वो वेल्थ मैनेजमेंट का है,
that contributes to around 30%. एंड देन कम्स प्राइवेट वेल्थ जो 15% ही है अभी, एंड कैपिटल मार्केट्स डिवीजन दैट इज 14%। उसने एक बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, दैट हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। एंड अगर आप देखोगे भी तो काफी ज्यादा जो आईपीओ आते हैं उसमें जो मार्केट शेयर है मोतीलाल का लास्ट 1 और 2 ईयर्स में काफी ज्यादा एक्सपांड किया है उन्होंने इस स्पेस में। एंड दूसरा अगर आप देखो तो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस दैट contributes around 6.7%। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कभी कभी अगर मार्केट्स डाउन गए तो ब्रोकरेज कम आया या उसके मार्क टू मार्केट का गेन कम हुआ, सो देर आर अदर बिजनेसेस एज वेल जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एंड वो सब दे टेक बिट ऑफ केयर एंड द प्रॉफिटेबिलिटी हिट इज नॉट दैट मच। तो जो एएमसी बिजनेस है उसमें पीएमएस एआईएफ भी कवर्ड है। जो रेवेन्यू है वो मैनेजमेंट फीस आप सबको पता है जो 2-2.5% पीएमएस लेते हैं, एआईएफ में भी अलग होता है, एंड म्यूचुअल फंड्स में भी टीआर का जो है वो वैसे कमाता है। तो द ओवरऑल एयूएम क्रॉस लाइक 1.75 लाख करोड़, एंड उसमें से मेजरली कम्स वाई म्यूचुअल फंड 1.25 लाख करोड़। एंड इसका काफी ज्यादा जो पैसिव प्रोडक्ट्स है वो भी है, उसमें भी आप देखो तो कुछ सेक्टर्स में इट हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम्स, तो वो सब तरीके से भी उनमें फंड का इनफ्लो चालू रहता है। एंड वी ऑल्सो एस्टिमेट द ग्रोथ ऑफ दिस सेगमेंट टू बी इन हाई टीन्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर। फिर उसका जो वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस है वो आप सबको पता है, मतलब यू ऑल डू ट्रेड, एंड उसमें से आई गेस यहाँ काफी लोगों का दूसरा अकाउंट भी होगा, दे मे बी इन मोतीलाल। तो वो इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग फ्रेंचाइज है, उसके पास द रीच इज इनॉर्मस। उसका जो क्रॉस सेलिंग का कैपेबिलिटी है इस सेगमेंट की वजह से, ब्रोकिंग बिजनेस की वजह से आप काफी लोग मोतीलाल से जुड़ोगे, एंड देन यू विल हैव अदर सर्विसेज ऑफ इट बीइंग सोल्ड टू यू एज वेल। वो हम उतना रियलाइज नहीं करते, बट व्हेन यू रियलाइज कि उनके जो आरएम्स है वो आपको दूसरी प्रोडक्ट्स भी देते हैं, तो देन यू विल सी कि जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो ब्रोकिंग बिजनेस जो है उसमें इट इज जस्ट एन एंट्री पॉइंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द कंज्यूमर, एंड देन यू गेट सोल्ड द अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल तो यहाँ पे एक डिप आ सकता है उनके अर्निंग्स में। एंड दो दैट हैज नॉट entirely been true in the last couple of years, this segment has then to perform better than industry, वो दिखाता है उनका मार्केट शेयर भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल वी आर ओनली प्रोजेक्टिंग हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ फॉर दिस सेगमेंट इन द कमिंग कपल ऑफ ईयर्स। फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, जो एचएनआई चल रहा है, एचएनआई फैमिली ऑफिस का जो फंड है वो मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन उनका आनंद राठी जैसी कंपनी से आता है, नुआमा जैसी कंपनी से आता है। तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट 3 इयर्स में बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। दी असेट्स हैव ग्रोन एट अराउंड 33.5% CAGR इन द लास्ट 3 इयर्स। तो ये एक बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ है फॉर एनी सेगमेंट, एंड स्पेशली इन हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट लाइक प्राइवेट वेल्थ, जहाँ पे ऑलरेडी इतने एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है। दैट्स व्हाई वी से के मोतीलाल ओसवाल के नाम से जो क्रॉस सेलिंग होता है उन सब की वजह से, एंड द एक्सपीरियंस दैट दे हैव ऑफ हैंडलिंग अदर प्रोडक्ट्स has helped them grow this private wealth management business tremendously in the last 3 years. And we still expect there is a lot of room for Motilal to grow in this segment. And so we estimate the profit to grow by very high teens in this segment for the coming couple of years. And the ARR is expected to grow by around 27.2% CAGR in the coming couple of years. एंड जो कैपिटल मार्केट्स डिवीजन है जिसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट शेयर उनका काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो आईपीओ आते हैं उनमें आप काफी ज्यादा आरएचपीज डीआरएचपीज में देखोगे तो इनके अब नाम आते हैं जो पहले उतने नहीं दिखते थे। तो दिस एज वेल वी एस्टिमेटेड टू बी अ ग्रोथ engine for them, and the 11.5% CAGR of profit is growth is what we estimate in the coming couple of years. The last couple of years have not been that good, उतने ज्यादा आईपीओस नहीं आए, हम आपको सबको पता है।
but then too they have established themselves in the last couple of years, and so we feel कि आगे जाके when markets get better, then they'll be in a better position to catch on to that. एंड लास्ट जो छोटा सेगमेंट है, इट इज हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन, सॉरी। तो उसमें उनका AUM इज क्लोज टू 5,800 करोड़, एंड उसको वन टाइम ही प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन दिया, एंड दी ट्रेजरी दैट दे हैव इज अराउंड 9,000 करोड़। तो उसको भी मतलब वो वैल्यू पे लिया, एंड डूइंग द सम ऑफ पार्ट्स, बिकॉज इतने सारे बिजनेसेस है, सबको अलग अलग मल्टीपल मिलता है। जो उनका AMC का बिजनेस है उसको अलग मल्टीपल मिलता है, जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसको अलग मल्टीपल मिलता है। तो वो सबको मिला के वी हैव अराइव्ड एट अ टारगेट प्राइस ऑफ 1,208, implying अपसाइड ऑफ बिटवीन 35 to 40%। तो इसका डिटेल रिपोर्ट ऑब्वियसली हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। So there you will get a more detailed information of whatever growth that we have estimated, whatever businesses that they are in, the nitty-gritties of those businesses as well. तो आप वहाँ जाके रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। The second stock being from the pharma space, Mankind Pharma. So this is the fourth largest pharma company by revenue and second largest by volume. तो 1 लाख करोड़ जितने का मार्केट कैप है इसका। इट इज इनटू 3 वर्टिकल्स मेजरली। वन इज इंडिया फॉर्मुलेशंस, जो हमको आपको सबको दवाइयाँ लिखी जाती है ऑन प्रिस्क्रिप्शन, वो है। दूसरा है कंज्यूमर हेल्थ केयर, उसके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, तो वो है। एंड द थर्ड वन बीइंग भारत सीरम। ये जो भारत सीरम एंड वैक्सीन है, दे हैव अक्वायर्ड दिस कंपनी, एंड उसकी हम आगे बात करते हैं। बट मेजरली द थीम यूर बीइंग कि ये एक काफ़ी ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक कंपनी है। मेजर रेवेन्यूज कम फ्रॉम इंडिया, अनलाइक अदर फार्मा कंपनीज दैट आर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया। इसका रेवेन्यू इंडिया से आता है ज़्यादा, एंड ये जो भारत सीरम एंड वैक्सीन है उसके जो फॉरेन रेवेन्यू, सॉरी, उसके जो एक्सपोर्ट्स है वो अराउंड 45-50% है। तो उसकी वजह से अगर आप आगे जाके देखोगे तो मिक्स कैन गेट हायर फॉर एक्सपोर्ट, बट दैट इज ड्यू टू दी merger of sorry acquisition of भारत सीरम्स एंड वैक्सीन इन द कंपनी। एंड ये कंपनी एक्वायर करने से पहले वेरी क्लीन बैलेंस शीट, डेट फ्री कंपनी, बट दिस बीइंग अ वेरी मेजर एक्विजिशन ऑफ अराउंड 13,768 करोड़, जो नीचे लिखा है, दे हैड टू टेक ऑन डेट, बट वो डेट भी दे आर ऑन रोड टू रिटायर दैट डेट बाय FY 27 एंड। एंड वो अगर आप उनके इंटरेस्ट कॉस्ट में भी देखोगे तो एवरी क्वार्टर धीरे धीरे वो नीचे आता जा रहा है, एंड दे आर पेइंग ऑफ द डेट वेरी वेल। तो सॉरी। हम्म। तो यहाँ पे नीचे जो उनके प्रोडक्ट्स है O2C के, वो भी लिखे हुए हैं। देन व्हाट इज द मेजर थीम के जो क्रोनिक डिजीजेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। हमको आपको सबको पता है, वी ऑल सी अराउंड आर सेल्स के जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे, ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे जो क्रोनिक डिजीज है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, मेजरली ड्यू टू द एजिंग पॉपुलेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ आर लाइफ स्टाइल्स। तो ये सब जो क्रोनिक डिजीज है उनके जो मेडिसिन होते हैं दैट आर ऑफ हायर वैल्यू, हायर मार्जिन, एंड मैनकाइंड मेजरली इज इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो उनका जो रेवेन्यू शेयर है वो 25% इन FY 20 से 36.7% हो गया ड्यू टू क्रोनिक डिजीजेस, एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच 40% बाय FY 28 एंड। So this was the major reason why we looked at this company, and it being a India-centric brand, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो Tier 2-4 सिटीज है वहाँ पे भी ये धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं। देयर द रीच इज नॉट दिस मच, बट अगर आप सोचो कि Tier 2-3 सिटीज में भी इसकी अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्केल पहुंच गई तो देयर द मार्केट बिकम्स ह्यूज।
and so we expect this company to do well, and they already have brands which are doing 50 crore 100 crores of revenue. तो ये जो नंबर्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. अगर आप देखो 2-3 साल पहले, तो दिस नंबर ऑफ 23 was close to 12 or 13. तो ये जो ग्रोथ है by the established brand, it becomes easier for them to get into tier 3-4 cities as well. अगर उनके पास अगर उनके जो मेडिसिन है they are effective enough, then the doctors as well get confidence that if the medicine is available, तो वो लोग भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे. एंड सो जो पेस पे क्रॉनिक डिजीज का ग्रोथ है, उससे ज्यादा पेस पे इनकी क्रॉनिक मेडिसिन का जो ग्रोथ है वो आ रहा है. एंड आगे जाके वी एक्सपेक्ट the margins as well to improve from here, though the margins have improved 21.7 से 24.8, but the BSV integration जो है वो अपने वैक्सीन्स का, that is also a higher margin business. एंड जैसे जैसे वो इंटीग्रेट होता है, तब लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो उसका कॉस्ट हायर था इंटीग्रेशन कॉस्ट की वजह से. बट फ्रॉम दिस ईयर आई गेस द होल 12 month साइकिल हैज बीन completed, पूरे जो कॉस्ट से वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं. तो आगे जाके वी एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन टू बी एक्सपांडेड एज वेल. बट जो डेट पोर्शन है वो भी धीरे धीरे कम होगा. एंड सो we expect the bottom line to grow by around 13%. That is a healthy number for a big pharma company like Mankind Pharma. And so we give a target price of rupees 3160 to the stock. Uh, Thank you. And to end, we also gave an exit call of booking profit for Dodla Dairy. So Dodla Dairy हमने around 1000 rupees में दिया था with a target price of around 1490. It touched highs of 1500 1520 I guess. And तब भी हमने वो फ्लैश किया था कि if there are people who are waiting for the target and they want to exit. जिन्होंने एग्जिट नहीं कर पाए थे फिर दे वर वेटिंग फॉर द बुक प्रॉफिट कॉल. तो देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अबाउट द मार्जिन स्टार्टेड. मतलब जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो काफी हाई हो गया था, एंड दे वर नॉट एबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस. उसकी वजह से उनके ग्रॉस मार्जिन में हिट था. जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसका ग्रोथ जो हमारे एस्टिमेट से उतना ज्यादा नहीं था, एंड उन सब की वजह से margins kept on falling. And this quarter they were really bad. So, and we don't see a lot of hope by which they can go back to the heydays. तो उसकी वजह से we gave a call of exiting the stock. And जो उनका पी रेशियो था नॉर्मलाइज्ड फॉर द टैक्स रेट, वो भी 30+ चला गया था. So we thought that it is not a good valuation to hold on to the stock as well. So thank you everyone. So this is the disclaimer. Past performance is no guarantee of future performance as well. तो चैट बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है जहाँ पे ये मतलब यूट्यूब चैनल है फंड बाजार ब्रोकिंग का, उसमें हम ये प्रेजेंटेशन का डालेंगे, तो ये आप वहां से रेफर कर सकते हैं. I guess there are no questions, so can we disconnect? Okay, thank you everyone for participating. See you all next month.